हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा मैकेनिकल वेव्स का 6 लेक्चर है। इसमें आज हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स की स्टडी करेंगे, जो कि कोई स्ट्रिंग दोनों तरफ से जब फिक्स है, जैसे ये स्ट्रिंग को मान लें और ये दोनों तरफ फिक्स है, ठीक है। तो इसमें जो स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल और हार्मोनिक्स क्या होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक हमने ये स्ट्रिंग लगा रखी है, ये दोनों तरफ से फिक्स है, रिजिड सपोर्ट है। हम लोगों ने जो 5th लेक्चर था उसमें स्टैंडिंग वेव्स की स्टडी किया था कि वो कैसे फॉर्मेशन होती हैं और उसमें नोड और एंटी नोड जो है वो बनते हैं, उनके बारे में। तो इसमें क्या करते हैं, किसी सोर्स से वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराते हैं। तो ये मानकर कि कोई पल्स जो है वो राइट को जा रही है, प्रोड्यूस हुई लेफ्ट से राइट को। ये x = 0 लिया है, l लेंथ की स्ट्रिंग है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर x = l होगा। ये इसमें हमने एक अलग से फार्मूला लिखा है जो यूज होगा। आप लोग ये फार्मूला जिनको नहीं मालूम है वो लर्न रखें। sin c - sin d का 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। तो एक वेव यहाँ से प्रोड्यूस होगी, लेफ्ट से राइट को चलेगी, x0 से x = l की तरफ। यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगा, वापस जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, दोनों के सुपरपोजिशन से आफ्टर सम टाइम इसमें स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक। तो ये लिया है हमने कि लेट ए वेव पल्स मूविंग ऑन द स्ट्रिंग लेफ्ट टू राइट इज गिवन बाई। ये एक पल्स जो लेफ्ट से राइट को जा रही है वो आपका x, t है। ये फंक्शन दोनों का होता है, x का भी और डिस्टेंस का भी और टाइम का भी। ए हमने एम्पलीट्यूड लिया है, पीडीएफ में शायद r लिखा है तो वो भी चलेगा। sin ωt - kx माइनस है, इसकी वजह से समझ लें कि ये राइट को जा रही है, प्लस x डायरेक्शन को मूव कर रही है। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड वेव पल्स होगी वो ट्रेवलिंग होगी राइट टू लेफ्ट, ये स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्टेड वेव प्रोड्यूस होगी। ये रिजिड सपोर्ट है और रिजिड सपोर्ट से जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें वेव में पाई का फेज डिफरेंस होता है, जो कि डिटेल में 5th लेक्चर में डिस्कशन है उसका। तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट हमने y1x, t लिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2x, t लिया है, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, जो वही मीडियम है, वेलोसिटी सेम रहेगी एक ही मीडियम में। sin ωt + kx + पाई इसलिए लगा कि रिफ्लेक्टेड वेव 180 डिग्री का फेज चेंज होता है जब फिक्स्ड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन होता है, फिक्स्ड एंड से। और प्लस इसलिए साइन आ गया क्योंकि अब जो वेव जा रही है वो -x की तरफ जा रही है, ये वाली वेव +x की तरफ जा रही है। जो वेव +x को जाती है उसमें माइनस लगाते हैं, जो -x को जाती है उसमें प्लस लगाते हैं। अब sin पाई + थीटा -sin थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए माइनस को बाहर ले लें। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है कि आप किसी एट एनी इंस्टेंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है पोजीशन और टाइम पर, तो इन दोनों को सुपर इम्पोज कर दें, इन्हें प्लस कर दें। वैसे वेक्टर सम होता है, 1D में ली गई है, तो डायरेक्ट इनका सुपरपोजिशन कर लिया, ठीक है। तो इसमें ए कॉमन आ गया, ये साइन, ये सी का वर्क करेगा, ये वाला, ये डी का काम करेगा, sin c - sin d का ये फार्मूला लिखा है 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, यानी एक ब्रैकेट में c और d को प्लस कर दें, दूसरे में माइनस कर लें। तो चलिए इसे c ले लिया, ये d ले लिया, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो kx कैंसिल हो जाएगा, ωt डबल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ωt बचेगा cos के साथ, और साइन में इसको जब माइनस करेंगे तो ωt कैंसिल हो जाएगा, माइनस के kx बचेंगे, ठीक है। तो साइन - थीटा -sin थीटा होता है, इसलिए माइनस साइन बाहर आ गया। ये जो वेव आपकी बनी है, तो अगर 5th लेक्चर आपने देखा होगा तो ये जो फॉर्म है ये स्टैंडिंग वेव की फॉर्म है, स्टेशनरी वेव की। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट स्टैंडिंग वेव। ये आगे इक्वेशन माइनस बाहर कर लिया। ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखी गई है ये एम्पलीट्यूड को शो करती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो स्टैंडिंग वेव्स होती हैं उनमें हर समय चेंज हो रही है। अगर स्टैंडिंग वेव आपको नहीं आती हैं तो पहले 5th लेक्चर आप देखें उसको। अब इसमें क्या करते हैं कि कहाँ नोड बनेगा, कैसे कैसे एंटी नोड बनेगा, फ्रिक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस होगी, इसके लिए इनमें बाउंड्री कंडीशन लगाई जाती है। तो ये बाउंड्री कंडीशन लगा रखी है
देखिए, ये एंड भी फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है। इसका मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू एल पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स होने की वजह से कोई वाइब्रेशन नहीं होगा और यहाँ पर नोड प्रोड्यूस होगा। नोड होते हैं जहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं होता या 0 होता है, या मिनिमम भी कह सकते हैं। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड हैं, तो x 0 पर तो y 0 वैसे ही होगा, क्योंकि अगर इसमें x 0 पुटअप कर देंगे तो साइन 0 0 आ जाएगा। इससे कोई बाउंड्री कंडीशन से रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन अगर x इक्वल टू एल डाल देंगे तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है और फिक्स होने की वजह से यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है हेंस नोड्स आर फॉर्म्ड एट द बोथ एंड, क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक, अब x इक्वल टू एल पर बाउंड्री कंडीशन लगाई जाएगी। साइन के एक्स की वैल्यू जो दी हुई है उसमें x की जगह एल पुटअप करें और साइन के एल 0 होगा। जब x इक्वल टू एल होगा तभी डिस्प्लेसमेंट 0 पॉसिबल है। और साइन एन पाई 0 होता है, साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सभी 0 हैं, तो साइन एन पाई 0 होता है, इसलिए इसको इक्वल कर दें तो के एल इक्वल टू एन पाई आ जाएगा। इससे आप एल निकाल सकते हैं एन पाई बाई के 2 पाई बाई लेमडा होता है, उसमें ये वैल्यू पुटअप कर दी, पाई कैंसिल हो गया तो ये एन लेमडा बाई 2 आ गया। इसमें जो एन की वैल्यू है वो 1 2 3 समथिंग होगी, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, 0 नहीं डालना। यहाँ 0 के लिए समझ लें कि डिस्कशन हो चुका है, यहाँ x 0 पर 1 से स्टार्ट होगा। तो अब कैसे कैसे इसमें हम वाइब्रेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या क्या पॉसिबिलिटी है, ये डिपेंड करता है कि आपने किसी स्ट्रिंग को कैसे वाइब्रेट कराया है। जैसे ट्यूनिंग फार्क या रॉड से को टच करके इसमें बीच में टच कर रहे हैं या कार्नर पर टच कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसमें फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसमें इसके लिए n इक्वल टू 1 डालें। ठीक, इसमें n इक्वल टू 1 पुटअप कर दिया तो लेंथ आ गई लेमडा बाई 2, या लेमडा आपका हो गया 2l। इसमें लेंथ तो l इसकी फिक्स है, ठीक, तो वेवलेंथ यहाँ वेरी करती है, ठीक है, तो वेवलेंथ यहाँ पर लेमडा 1 ले लिया है, यानी कि पूरी लेंथ l लेमडा 1 बाई 2 के प्रोड्यूस होगी। ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होगी जिसकी वेवलेंथ का हाफ l लेंथ के इक्वल होगा। अब फ्रिक्वेंसी यहाँ कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी न्यू 1 ले ली है, फ्रिक्वेंसी v अपान लेमडा होती है। लेमडा की जगह लेमडा 1 पुटअप कर दिया, लेमडा 1 की वैल्यू 2l है, यहाँ पुटअप करते हैं और वेलोसिटी होती है रूट टी बाई म्यू। टी यहाँ टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में स्मॉल m से लिखा है, वो देख लेना आप। यहाँ ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये सबसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी है, इससे कम फ्रिक्वेंसी यहाँ प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, ठीक है। v इक्वल टू न्यू लेमडा में वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट होती है। अगर वेवलेंथ जो फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी ये आई है, ये वेलोसिटी की हमने वैल्यू पुटअप की है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एंड साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसे फंडामेंटल टोन कहते हैं और इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। यहाँ पर ये जरा ठीक से लर्न रखना कि ये फर्स्ट हार्मोनिक है या फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है जब n इक्वल टू 2 हो, ये जब हम किसी से इसको वाइब्रेट कराएंगे स्ट्रिंग को तो बीच में टच करने पर ये 2 लूप इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जब n इक्वल टू 2 डालेंगे तो इस वाले फार्मूले में n इक्वल टू 2 डाल दें, जो l इक्वल टू n पाई बाई k निकाला है इसमें n 2 डाल दें, ठीक। तो जो लेंथ आ गई आपकी वो 2 लेमडा 2 बाई 2 आ गई। वेवलेंथ चेंज होती है इसलिए लेमडा 2 लिख दिया है, लेमडा 2 l के इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी वो v अपान लेमडा 2 होगी। लेमडा 2 की l वैल्यू पुटअप कर दें तो फ्रिक्वेंसी v अपान l हो गई, या ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की डबल हो गई, क्योंकि यहाँ पर v अपान 2l है और यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी बनी है वो v अपान l है। इसमें जो वेवलेंथ बनेगी लेमडा 2, इसमें 2 लूप बनेंगे और एक नोड इसमें बीच में भी बनेगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं वैल्यू को पुटअप करके। एक नोड इसमें बीच में बनेगा और 2 नोड यहाँ कार्नर पर तो होंगे ही, ठीक है ना। और नेचुरल है कि जब ये लेमडा 2 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ के इक्वल l होगा। लेमडा 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें वेवलेंथ लेमडा 1 लिखा है, फ्रिक्वेंसी अलग है, इसलिए यहाँ वेवलेंथ का सिंबल अलग कर दिया है, ठीक है ना। और जो नोड से नोड तक की डिस्टेंस होती है वो लेमडा बाई 2 होती है, इसलिए यहाँ पर कंपलसरी है कि बीच में एक नोड बनेगा, ओके। यहाँ पर जो न्यू 2 है ये आपका डबल आ गया। वेलोसिटी की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दें टी बाई म्यू, v की यहाँ पर, और ये 2 इसलिए लिखा है सिमेट्री बनाने के लिए, वैसे 1 अपान l रूट टी अपान म्यू है। 2 नोट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, दिस नोट्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन।
ठीक है। ये यहाँ अच्छी तरह से लर्न रखना कि यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक है, यहाँ सेकंड हार्मोनिक है, ठीक, और ओवरटोन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है। इसी तरह से हम थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन की स्टडी करेंगे। इसमें हम n इक्वल टू 3 डाल देंगे, इसमें 3 लूप बनेंगे, यहाँ पर हम 3 डाल दो तो लेंथ हो गई 3 पाई बाई के, या इसमें वैल्यू 3 डालो तो 3 लैम्डा बाई 2, या लैम्डा हो गया 2l बाई 3। तो हमने लैम्डा 3 ले लिया, वेवलेंथ चेंज हो रही है, ठीक। यहाँ पर इस जगह नोड बनेगा, यहाँ नोड तो बनता ही है, यहाँ भी नोड होगा, यहाँ भी नोड, इसमें नंबर ऑफ लूप 3 होंगे। उसमें 2 डाला तो 2 लूप बने, इसमें 1 था n तो 1 लूप बना, इसमें 3 लूप बनेंगे। नेचुरल है कि यहाँ से यहाँ तक लैम्डा होगा, ये लैम्डा बाई, इसमें प्लस कर दें 2 को तो ये 3 लैम्डा बाई 2 हो गया टोटल, ठीक। और ये वेवलेंथ आ गई। अब फ्रिक्वेंसी जो निकालेंगे वो b अपान लैम्डा 3 होगी। लैम्डा 3 की यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो तो ये 3b अपान 2l हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप कर दें √t बाई म्यू, तो जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो 3 टाइम्स हो रही है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। ये आपके वाइब्रेशन की उस पर डिपेंड करता है, मेथड पर, कि आप इसमें वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस करा रहे हैं, उसी हिसाब से इसमें लूप बनते हैं और फ्रिक्वेंसी तैयार होती है, ठीक। ये जो नोट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक, वो वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हार्मोनिक। इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ भी बनेंगे और सेकंड ओवरटोन कहते हैं। ओवरटोन का थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ फर्स्ट ओवरटोन और यहाँ सेकंड ओवरटोन, ठीक। यहाँ जो बीच की ये पोजीशन होती है जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इन पर एंटी नोड बनता है, यहाँ पर एंटी नोड बनता है, यहाँ एंटी नोड बनता है, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ठीक। इसमें 3 लूप बनेंगे और जो नोड बन रहा है जरा वो भी समझ लें। यहाँ नोड x इक्वल टू 0 पर है, x इक्वल टू l पर है। यहाँ नोड बन रहा है x 0 पर, फिर l बाई 2 पर और फिर l पर बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें, l बाई 3, l बाई 3, l बाई 3। तो पहला नोड जो बन रहा है वो l बाई 3 पर, फिर 2l बाई 3 पर और फिर l पर नोड बन रहा है। और जो एंटी नोड बन रहा है वो पहला ये l बाई 3 है, तो इसका हाफ कर दें यानी l बाई 6 पर एंटी नोड बन रहा है। पेपर में पूछ सकते हैं कितनी लेंथ पर नोड है या कितनी लेंथ पर एंटी नोड बन रहा है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो इसी तरह से देखिए, अगर हम जनरल nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो जो वेवलेंथ है उसको जैसे हमने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 लिखा है, वैसे ही लैम्डा n, यानी कि उसमें n लूप बनेंगे, ठीक। ये 2l अपान n के इक्वल हो गया, फ्रिक्वेंसी v अपान लैम्डा n होगी। तो ये जनरल फार्मूला फ्रिक्वेंसी का बन गया n अपान 2l √t अपान म्यू। और ये फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है उसका n टाइम्स होगा, ठीक। इसको हम बोलेंगे nth हार्मोनिक, ध्यान रखना, और n माइनस 1th ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन एक कम होता है नंबर में। आपने देखा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में फर्स्ट वाला फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद ओवरटोन शुरू होते हैं सेकंड हार्मोनिक से, इसलिए यहाँ n तो यहाँ n माइनस 1। अब जरा देखें नोड की पोजीशन कहाँ कहाँ थी। नोड्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस। जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ और यहाँ तो नोड होगा ही, स्टार्टिंग में x0 और x इक्वल टू l पर नोड जरूर होगा। ये टोटल लेंथ l है, तो जो नोड सचुएटेड होंगे वो 0, l अपान n, ट्वाइस l अपान n, थ्राइस l अपान n करके लास्ट l तक होंगे, क्योंकि यहाँ n लिखेंगे तो n n कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अभी हम इनको वेरीफाई कराते हैं। और अगर एंटी नोड जहाँ होंगे लोकेटेड, डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों में पूछते हैं 11th एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव में भी ध्यान रखना। तो एंटी नोड जो है वो l अपान 2n, 3l अपान 2n, 5l अपान 2n, 1, 3, 5 होने की वजह से यहाँ ऑड नंबर लिखा है हमने 2n माइनस 1, ओके, ये लिखा है यहाँ पर। अब जरा वेरीफाई कर लें इसको। देखिए एग्जाम्पल फॉर n इक्वल टू 1 के लिए अगर n इसमें 1 डालें तो ध्यान रखना, जब टोटल लेंथ l है तो डिस्टेंस l तक ही लेना, आगे की छोड़ देना। n 1 डालो, 0 और l देख लो, ये 0 ये l लेंथ पर नोड है। एंटी नोड यहाँ n 1 डालें, कहाँ है, l बाई 2 पर। इसमें नहीं डाल सकते हैं, इसमें डालेंगे तो 3l बाई 2 हो जाएगा, तो वो स्ट्रिंग के बाहर हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए l बाई 2 पर यहाँ एंटी नोड है। ऐसे ही n इक्वल टू 2 डालो, 0 l बाई 2 पर नोड है, 2 डालो, 2 2 कैंसिल, l पर चेक करो, 0 l बाई 2 पर और l पर नोड है। अब एंटी नोड चेक करें, यहाँ पर n इक्वल टू 2 डालें तो l बाई 4 पर चेक करो, ये l बाई 4 है एंटी नोड, ठीक। फिर यहाँ पर n इक्वल टू 2 डालें
3L/4 पर अगला एंटी नोड है। उसके बाद यहाँ वैल्यू पुटअप ना करें क्योंकि ये दो ही जगह पर होगा, ये स्ट्रिंग के बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये दो फार्मूले ये भी लर्न रखना कि नोड कहाँ होते हैं और एंटी नोड कहाँ होते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला आपका बना है वो n/2L√T/μ बना है। तो फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज, क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। n तो नंबर ऑफ लूप है या वैल्यू डाली गई है। अगर म्यू, जनरली म्यू क्या है, वो मास पर यूनिट लेंथ है। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग फिक्स कर रखी है तो उसका मास पर यूनिट लेंथ फिक्स है, तो मान लें कि म्यू को फिक्स रहेगा। तो बाई चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L है। ठीक, पहला। दूसरा, बाई चेंजिंग द टेंशन, टेंशन भी वेरी करोगे तो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें सोनोमीटर में ये लॉ वेरीफाई किए जाते हैं, वो ये 3 तरह के मेन है इसमें लॉ। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, पहला लॉ ऑफ लेंथ। इसका मतलब है कि लेंथ के फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू प्रोपोर्शनल 1/L। और बाकी ग्राफ बना लेना, ग्राफ अगर पूछा जाए न्यू वर्सेस एल, इनवर्सली की वजह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, न्यू एल कांस्टेंट रहेगा, इसमें टी फिक्स है और म्यू ऑलरेडी फिक्स है क्योंकि वायर फिक्स है। ठीक है, अगर म्यू वेरी करेंगे, बल्कि दोनों ही फिक्स हैं, म्यू भी फिक्स होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग दोनों तरफ से कसी हुई है तो म्यू ऑलरेडी फिक्स है, कोई वेट आप लगा नहीं रहे हैं। ये लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन, न्यू प्रोपोर्शनल √T, जबकि गिवन लेंथ हो और मटेरियल फिक्स हो, मटेरियल फिक्स म्यू फिक्स। ओके, फिर लॉ ऑफ मास, अब ये ले लिया, अगर मास आप वेरी करते हैं, मास का मतलब वही मास पर यूनिट लेंथ है, तो न्यू प्रोपोर्शनल 1/√μ होगा, न्यू प्रोपोर्शनल। इसमें टी और लेंथ ये कांस्टेंट होंगे, मास पर यूनिट लेंथ म्यू होता है, मास होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ और डेंसिटी। लेंथ लेंथ कैंसिल हो गया, एरिया को πr² लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। ठीक, तो एक तो इससे रूल बनेगा न्यू प्रोपोर्शनल 1/√A, यानी कि एरिया के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, दूसरा ये बनेगा न्यू प्रोपोर्शनल 1/R। ठीक, क्योंकि r² है तो r बाहर आ जाएगा। इसे आप लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ रेडियस या लॉ ऑफ डायमीटर भी कहीं कहीं लिखते हैं। और तीसरा, इसमें डेंसिटी भी आ गई ये वाली, तो न्यू प्रोपोर्शनल 1/√ρ होगा। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ डेंसिटी बोलते हैं। मेन 3 है, लॉ 3 है, इसके अंदर ये 2 और आ जाते हैं, तो ये आपका कंप्लीट बन जाता है डेरिवेशन। लॉ भी ध्यान रखने 11th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तो ध्यान में। हाँ, अब आप हमने जो ये लिया है, यहाँ पर एक रॉड लिया है जो 1 एंड पर फिक्स्ड है। ये यहाँ पर जब रॉड कोई 1 एंड पर फिक्स होता है, जैसे हमारा ये पेन है तो इसको एक किनारे फिक्स कर लो, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। बहुत सारे बुक्स में लिखा है स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग 1 एंड पर फिक्स नहीं हो सकती, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, उसमें हम वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस कराएंगे। वो हार्ड होनी चाहिए ना जो लगी हुई है, या कोई स्ट्रिप हो। ठीक है ना, तो कोई जैसा भी लिखा हो, लेकिन रॉड है ये फिक्स्ड 1 एंड। ठीक, तो इसमें हमने साइन कास के जो ओरिजिनल फार्मूले बोथ एंड वाले हैं उनसे नहीं किया, डायरेक्ट कर लिया, ये डायरेक्ट निकल आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में इनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और भूल जाए तो तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए, जब फर्स्ट मोड आप वाइब्रेशन करेंगे, इसकी लेंथ L होगी, तो यहाँ पर नेचुरल है कि यहाँ फिक्स है, तो यहाँ क्या बनेगा, नोड बनेगा, बनेगा ना। और यहाँ ओपन है तो यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। जैसे ये है, इसको ऐसे वाइब्रेट करो, छोड़ दो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एंटी नोड है और यहाँ पर नोड बनेगा। हमने वेवलेंथ इसकी जो है वो λ1 एज्यूम की है, तो यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ कितनी होगी, λ1/4, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है। ठीक, तो लेंथ L = λ1/4 कर दें तो λ1 = कितना आ गया, 4L आ गया ना। ये देखो λ1 4L हो गया। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, न्यू V/λ1। ओके, तो λ1 की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो फ्रिक्वेंसी आ गई आपकी V/4L। ठीक, ये बन गया आपका 1/2L√T/μ। T/μ हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, और कहीं कहीं पर स्मॉल m से भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक है, या फंडामेंटल टोन भी बोल देते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। जैसे दोनों तरफ जब स्ट्रिंग फिक्स थी तब यूज किया था। ओके, अब क्या करेंगे, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें यहाँ पर बीच में टच करके छोड़ दो। देखो ये बात ऑटोमेटिक पता लग जाती है, जब ये चीज ओपन है तो यहाँ पर एंटी नोड जरूर बनेगा, बनेगा ना, और यहाँ पर नोड जरूर होगा। ओके, तो ये तो फिक्स है क्योंकि 2 पॉइंट,
तो नेचुरल है कि जब यहाँ एंटी नोड है और एंटी नोड से जब अगला नोड बनेगा तो वहां तक की जो लेंथ होगी वो λ/4 होगी ना, और नोड से नोड तक की डिस्टेंस जो होती है वो λ/2 होती है। तो जो ये वाला आप नोड बनाएं तो थोड़ा इधर को बनाएं, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल होगी इस वाले लेंथ की। ये बात मेरी समझ में आ गई है ना? आप फिर समझे बात को। जब यहाँ जैसे यहाँ है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, ठीक है ना। तो नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस λ/4 होती है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर इस जगह एंटी नोड जरूर बनेगा और यहाँ पर नोड जरूर बनेगा। अब अगर आपको बीच में एक नोड बनाना है तो नोड अगर जो बनेगा तो नोड से नोड तक की डिस्टेंस λ/2 होती है और नोड से एंटी नोड तक की डिस्टेंस λ/4 होती है। समझ गए ना? तो उसी हिसाब से डिस्टेंस सेट होगी कि ये नोड से नोड तक की डिस्टेंस है, ये नोड से एंटी नोड, यानी कि टोटल यहां से यहां तक की जो लेंथ है हमने अलग से लिख दी, इसीलिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो λ2/4 होगी। वेवलेंथ बदल रही है, v = न्यू लैम्डा में वेलोसिटी सेम है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी बदल रही है न्यू, और लैम्डा भी बदलेगा, इसलिए लैम्डा के सिंबल अलग अलग लिए जाते हैं, λ1, λ2, λ3। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखें λ2/2 तो यही हो गया, और यहां से यहां तक की लेंथ हो गई λ2/4। कुल मिला के क्या बना? 3 λ2/4। तो λ2 निकाल लो इससे, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ। इसकी यहां पर वैल्यू पुटअप कर दी तो 4l यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, 3v ऊपर, तो क्या बना? 3v/4l √T/μ। ये 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी बनी है फंडामेंटल की, बनी है ना। यहाँ अच्छी तरह से ये बात याद रखना कि इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ओवरटोन होते हैं फंडामेंटल के बाद से शुरू, चाहे वो कितने भी हों, लेकिन यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी से 3 टाइम्स है। ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये क्या बोला जाएगा? थर्ड हार्मोनिक। अभी जो स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स थी, दोनों तरफ से फिक्स, उसमें दोनों थे हार्मोनिक्स, ऑड भी थे और इवन भी थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी बन रहे हैं। यहां पर हार्मोनिक फर्स्ट बना, उसके बाद सीधे थर्ड, अगला क्या बनेगा? फिफ्थ। लेकिन ओवरटोन वैसे ही बोले जाते हैं, ये आपका फंडामेंटल टोन है, लेकिन यहां से ओवरटोन बोला जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन, अगला सेकंड ओवरटोन। तो हमने सीधे लिख दिया सिमिलरली फिफ्थ हार्मोनिक में यहाँ पर 3/4l है, यहाँ 5/4l। समझ गए ना? ये 5 टाइम्स होगा न्यू वन फंडामेंटल का, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? ओनली ऑड हार्मोनिक्स जो है वो आर प्रोड्यूस्ड, और इसको क्या बोलेंगे? इस वाले को फिफ्थ हार्मोनिक, या ओवरटोन कौन सा होगा? सेकंड। ध्यान रखना ये बात, ओवरटोन सीरियल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन हार्मोनिक फंडामेंटल का मल्टीपल देखेंगे, ठीक है ना। जब साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो साउंड में अगर 2 लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना, तो उसमें एक चीज आती है, उसमें हार्मोनिक का बड़ा रोल होता है। 2 लोगों की अलग अलग जो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें कितने हार्मोनिक्स हैं, ऑड और इवन, ठीक है ना, तो उसके बेस पर साउंड वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना, यानी क्वालिटी उसकी अलग हो जाती है। जो साउंड वेव होती हैं उनका चैप्टर था पहले सिलेबस में, वो हट गया, उसमें इनकी सारी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर। लेकिन जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं, ऑड हार्मोनिक्स जो है वो रूड होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते सुनने में। इसलिए तुमने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें जो वायर लगा वो एक तरफ फिक्स हो, एक तरफ ओपन हो, वो दोनों तरफ कसा होता है। आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर थोड़ा ध्यान से सोचें कि जो वायर होते हैं वो दोनों तरफ को फिक्स और कसे होते हैं, कसने से उसमें टेंशन क्रिएट होती है। समझ गए ना बात? तो टेंशन क्रिएट होने से उसमें क्या है, हार्मोनिक्स चेंज होते हैं कि फिफ्थ है कि कितने हार्मोनिक्स उसमें एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें जो है वो ऑड हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ गए ना बात? ये तो ये रॉड एक तरफ फिक्स था, अब की बार हमने ये रॉड लिया, मेन रॉड फिक्स्ड एट द सेंटर पर फिक्स कर लिया। नेचुरल है कि जब आप फंडामेंटल प्रोड्यूस कराएंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे, तो यहाँ सेंटर पर क्या बनेगा? नोड बनेगा ना, और दोनों तरफ खुला है तो यहाँ क्या बनेगा? दोनों तरफ एंटी नोड, यानी कि ये आपका एंटी नोड है और ये एंटी नोड बनेगा, ठीक। कितनी लेंथ होगी? अब ये सेकंड थर्ड आर्टिकल है, λ1 यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ ले ली, तो लेंथ l, ये λ1/4, ये λ1/4 मिलकर λ1/2। समझ गए ना? तो λ1 2l आ गया, फ्रीक्वेंसी न्यूमन होगी v/2l, तो 1/2l √T/μ आ गया। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या क्या बोलेंगे? फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक। पहला सभी को यही बोलते हैं, ओके। अगला चेक करो, अगले में देखो यहाँ पर नोड तो बनना ही बनना है,
अब आगे अगर नोड बढ़ाते हो तो सिमेट्री से एक नोड इधर बनेगा, क्योंकि लूप की जो डिस्टेंस है बीच की, ये तो दोनों बराबर ही रहेंगी कहीं भी प्रोड्यूस हो, तो एक नोड यहां बनाना पड़ेगा, एक नोड इस तरफ। बात समझ में आ रही ना? तो एक नोड देखिए यहां बनाया, यहां पर लिख दें ये नोड है, ये नोड है, ये तो सेंटर वाला है, बनना ही बनना है, और यहाँ ये एंटी नोड, और यहाँ ये कॉर्नर पर बीच बीच में ये एंटी नोड है। ठीक है, कितना बना लेंथ तो एल रहेगी, यहां से यहां तक का लेमडा होगा, और ये दोनों मिलाकर लेमडा बाई 2 होंगे, तो कुल मिला के कितना बना 3 लेमडा बाई 2। ठीक है ना? वहां पर हमने लेमडा 1 लिया था ना, तो यहां पर हम लेमडा 2 ले रहे हैं। अब आप चेक कर लो जरा क्या प्रोड्यूस हुआ। तो फ्रिक्वेंसी जो यहां पर प्रोड्यूस होगी वो बी अपान लेमडा 2, वैल्यू पुटअप कर दें तो 3v अपान 2l, यानी कि उसका 3 टाइम्स। अब क्या बोलेंगे, बोलो इसे थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। समझ गए ना? ये जनरल फार्मूला बन गया, यानी कि दोनों तरफ अगर फिक्स है तो तभी इवन और ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। और थोड़ा कम्पिटिटिव में जाएंगे तो और टाइप के आ जाएंगे, वो बाद में देखते हैं। तो यहाँ 2n+1 जनरल फार्मूला बना लिया, वो आप कहीं भी बना सकते हो। यहाँ n की वैल्यू पुटअप करते जाए, 0 डाले तो फर्स्ट वाला, 2 डाले वो नंबर से चेक कर ले, ठीक है ना? तो इस तरह से यहाँ पर हार्मोनिक्स जो है 1 पुटअप कर दें तो 3 अपान आ जाएगा, ये प्रोड्यूस होंगे। ये कब होगा? जब बीच में रॉड फिक्स है। समझ गए ना? अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ट्यूनिंग फार्क पर। ट्यूनिंग फार्क जो है आपने प्रैक्टिकल रूम में देखे होंगे। ट्यूनिंग फार्क जो होता है वो सिंगल प्योर टोन को प्रोड्यूस करता है, उसमें जनरली फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, तभी सभी ट्यूनिंग फार्क के ऊपर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो लिखी होती है, आपको मालूम होगा, दी रहती है ना, फिक्स होती है। ट्यूनिंग फार्क देखे है ना? अच्छा, तो बता देना अभी। तो ट्यूनिंग फार्क जो है वो उसमें क्या है कि इस तरह से उसको समझाते हैं कि जैसे एक ये रॉड है, और ये रॉड को 2 जगह पर फिक्स कर लो, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ओके, तो ये रॉड की पोजीशन ये बनी, अगर यहाँ दोनों जगह पर फिक्स कर लेंगे तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा। अगर आप इसमें फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं तो बीच में एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा और यहाँ एंटी नोड बनेगा। अब जरा ध्यान से समझें, इस रॉड को क्या किया, टर्न करना शुरू किया, यहां से मोड़ दिया। तो यहां से जब मोड़ देंगे तो ये नोड यहां पर है, और यहां पर बना एंटी नोड बीच में, ये वाला एंटी नोड ये यहां आ गया। ठीक, और थोड़ा मोड़ दो तो नोड पास में आ जाएंगे। ठीक, और बीच में एंटी नोड। ठीक, इससे चल रहे हैं ये नोड और ये नोड, ये है ऐसे वायर रॉड, इसको मोड़ते चले जाओ। ठीक है ना? मोड़ के जब ये बिल्कुल यू शेप में आ गया, ठीक, इसमें ये नीचे का रॉड लगा देते हैं, ये स्टेम होता है, ये प्रॉन्ग्स कहते हैं। ठीक, इसमें ध्यान से देखें, प्रैक्टिकल जो ट्यूनिंग फार्क होते हैं उसमें जो दोनों नोड होते हैं वो लगभग सेंटर पर कंसाइड करते हैं, लेकिन जरा वाइब्रेशन पर ध्यान देना, इसका वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, इसको जब मोड़ देंगे तो वाइब्रेशन इस तरह से ऐसे ऐसे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना? और यहां पर जो वाइब्रेशन हो रहा था वो अप डाउन। तो ये वाला जो नीचे वाला स्टेम होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऐसे प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए ना बात? ये इस तरह से। ठीक, और इसमें जो है वो ट्रांसवर्स प्रोड्यूस होते हैं। आप जरा समझें, लिखा भी है हमने, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन हैंडल या स्टेम। ठीक, यहाँ इसका ये फार्मूला है, ये काम का फार्मूला है, अभी हम इस पर आते हैं। ये फार्मूला है इसकी फ्रिक्वेंसी का, जो ट्यूनिंग फार्क की है। क्या है? के डी अपान एल स्क्वायर रूट ई अपान रो। यहाँ डी जो है थिकनेस है प्रॉन्ग्स की, एल इसकी लेंथ है प्रॉन्ग्स की, और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और रो डेंसिटी है। इसीलिए जिनकी प्रॉन्ग्स ज्यादा लेंथ होती है उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। अभी दिखाते हैं प्रॉन्ग्स आपको, जो लेंथ जिनकी ज्यादा है उनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है हमेशा। ठीक है ना? तो यहाँ पर दूसरी बात, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अगर आप टेम्परेचर को राइज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी इसकी स्लाइटली डिक्रीज होती है ट्यूनिंग फार्क की। ठीक है ना? और ये फार्मूला थोड़ा काम का है, इसको ट्यूनिंग फार्क के केस में ध्यान रखना कि डी क्या है, एल क्या है, और ट्यूनिंग फार्क एक जो है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्योर टोन देता है। ठीक, ओवर टोन इसमें प्रैक्टिकली एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रोड्यूस भी हुए तो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो डिलीट। हाँ देखिए, ये इसमें ये ट्यूनिंग फार्क होता है, वैसे लोगों ने अपने इस क्लास में देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो ध्यान से इसको देख लें। इसमें जो है वो ये आपकी प्रॉन्ग्स होती हैं और ये स्टेम है। ठीक है,
तो इसमें ट्यूनिंग फॉर्क में अभी हमने बताया था, इसकी ये लेंथ ज़्यादा है। फार्मूला भी आपको दिया है कि लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी देखिए लेंथ कम है ये, ठीक है, ये देखिए लेंथ दोनों की, ठीक। तो इसकी लेंथ कम है, ये ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, ठीक है ना। और इसी को हमने बताया था कि ये आपकी जो स्ट्रिप है इसको बिल्कुल सीधा कर दो, तो ये रॉड की तरह सीधा हो जाएगा। इसको हटा दो, स्टेम को, सीधा हो गया। अब अगर हम इसे दो जगह पर फिक्स कर दें तो दोनों जगह पर नोड बनेंगे। फिर इसको क्या करें, इसको मोड़ते जाओ और टर्न करके इसको ये यू शेप में ले आए, ठीक। तो वो जो नोड होते हैं यहाँ पर, वो प्रैक्टिकली कंसाइड करते हैं बिल्कुल पास में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नोड बनता है और बीच में ये एंटी नोड बनता है। इसमें जब आप वाइब्रेशन करते हो प्रॉन्ग्स को तो इसमें पैड होता है, ये जिन्होंने नहीं देखा है सिंपली ये पैड होता है, इसमें आप इसको ऐसे ये मारते हो तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। और इसमें यहाँ पर जो है ये जो वाइब्रेशन होता है ऐसे मारने पर इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे होगा, जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया, ठीक है। यहाँ जो बनता है ये रॉड में, स्टेम में, इसमें वाइब्रेशन अप एंड डाउन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, और इसमें ये ट्रांसवर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आगे हम किसी उसमें आपको बताएंगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का इसका पार्ट कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है, इसके बाद आप दो तीन जरा न्यूमेरिकल और हमारे चेक कर लें जो हमने अभी इस लेक्चर में वर्किंग की है। कि जैसे ये हमारी एक इक्वेशन गिवन है y(x, t), ये 0.06 साइन 2π/3x इंटू कॉस 120 पाई टी है, ठीक। गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है 1.5 मीटर एंड मास गिवन है आपका 3 × 10⁻⁻² kg, ठीक। पहली बात पूछा है कि ये कौन सी वेव रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये आपकी स्टेशनरी वेव है। क्यों? क्योंकि ये एफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा होगा ठीक से, यानी उसमें एक्स और टी एक साथ आते हैं साइन और कॉस के आर्गुमेंट में, और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। इसमें के एक्स अलग है और ओमेगा टी अलग है, ठीक। इसका मतलब है ये स्टेशनरी वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं या स्टैंडिंग वेव्स को। इसको कंपेयर कर लें, जैसा कि अभी हमने फार्मूला लिखा था 2a साइन के एक्स प्लस इंटू कॉस ओमेगा टी। और एक बात याद रखना, कभी ये हो सकती है पॉसिबिलिटी किसी पेपर में कि वो ये पूछें कि ये किस इक्वेशन से मिलके बनी है, उनके लिए फिर आपको मैथ में 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगाकर, ठीक है ना, फिर आप साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कन्वर्ट कर दें तो दोनों इक्वेशन अलग हो जाएंगे। तो पहले जरा इससे कंपेयर कर लें। एम्पलीट्यूड निकल आएगा 2a, 0.06 है तो एम्पलीट्यूड 0.03 आ गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, जैसा कि अभी डेरिवेशन में देखा था, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, राइट टू लेफ्ट जा रही हैं, दोनों वेव्स, उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आ गया, ओके। अब के वेवलेंथ पूछा है तो के से कंपेयर कर लें, यहाँ पर के एक्स होगा तो के क्या होगा 2π/3 और के होता है 2π/λ। इससे आप लैम्डा निकाल लें, 2π कैंसिल हो गया, ये 3 मीटर आ गया है। यूनिट वहां चेक कर लेना, मीटर में दी हुई है लेंथ वगैरह। एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2π न्यू होती है। यहां से वैसे भी ओमेगा ये होगा 120 पाई cos ओमेगा टी, तो 2π न्यू 120 पाई है, पाई को कैंसिल कर लें और फ्रिक्वेंसी निकाल लें 60 हर्ट्ज। उसके बाद पूछा है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी के ध्यान रखना, दो फार्मूले हैं, ये तो बेसिक होता है v = न्यू लैम्डा, अगर आपको ये मालूम है तो ये लगा दें, और टेंशन वगैरह दिया है वायर में तो v = √T/μ लगा दें। म्यू को हम स्मॉल m से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो न्यू लैम्डा, न्यू आप निकाल चुके हैं 60 हर्ट्ज, और लैम्डा वेवलेंथ आपने 3 मीटर निकाल ली है, दोनों मल्टीप्लाई करें, ये वेव वेलोसिटी आ गई जो कि स्ट्रिंग में फ्लो होगी, ये 180 मीटर पर सेकेंड। अब म्यू है मास पर यूनिट लेंथ और वेलोसिटी का ये फार्मूला है। इसमें टेंशन पूछा है स्ट्रिंग में, तो नेचुरल है आप वेलोसिटी निकाल चुके हैं, तो v = √T/μ लगा दें तो आपको टेंशन निकल आएगी। म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है। इसमें मास आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3 × 10⁻⁻² और लेंथ इसमें 1.5 है, इनको डिवाइड कर दें तो टेंशन आपका μ × v² आ जाएगा, ये 648 न्यूटन आता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन 11th में या कहीं कॉम्पिटिटिव उसमें आए, आप वेव्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, कंपेयर कर लो, सारे डाटा निकल आएंगे। वेलोसिटी में जरूर ध्यान रखना v √T/μ है और न्यू लैम्डा भी है, जैसी जरूरत हो वैसा यूज करें।
ये क्वेश्चन सेकंड में एक स्ट्रिंग है जो दोनों तरफ ये भी फिक्स कर रखी है। इसी काम ने ये लेक्चर है आज का। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है 45 हर्ट्ज और मास भी दिया है वायर का, ठीक है ना। यहाँ पर लिनियर मास डेंसिटी भी दी है केजी पर मीटर में। फाइंड द स्पीड ऑफ वेव और टेंशन दोनों निकाल ले हैं। बहुत कुछ डाटा दिए हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है और ये मास भी दिया है। तो म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है। इससे हम पहले लेंथ निकाल ले रहे हैं क्योंकि मास भी मालूम है, आपको म्यू भी मालूम है, ठीक है ना। तो इससे लेंथ कैलकुलेट कर ली। हमारी लेंथ आ रही है 0.875 मीटर। अब आप इसमें जो है वो स्पीड जो ट्रांसवर्स वेव की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो बनता है फार्मूला निकालने के लिए, न्यू इज इक्वल टू फंडामेंटल में V/2L होता है, जबकि स्ट्रिंग दोनों तरफ से फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो V निकालना है, तो न्यू इंटू 2L हो गया। न्यू आपका 45 फंडामेंटल गिवन है ये, और लेंथ आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी निकल आएगी। टेंशन निकालने के लिए V इज इक्वल टू √T अपान मास m। टी म्यू था, हमने यहाँ m लिख दिया है, हम यहाँ पर म्यू कर दें जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। म्यू को वैसे स्मॉल m से भी लिखते हैं। तो म्यू आपको मालूम है, यहाँ गिवन है म्यू, यहाँ डाटा जो है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है √T अपान म्यू। तो t क्या हो जाएगा आपका? t आपका हो जाएगा वेलोसिटी v इंटू v स्क्वायर इंटू म्यू, ठीक है ना। इसमें जो म्यू की वैल्यू हमने डाली है वो यहाँ पर आप ठीक करें, यहाँ 4.0 इंटू 10⁻⁻²। इसको कैलकुलेट करें तो टेंशन आ जाएगी 248 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखना कि मास पर यूनिट लेंथ यहाँ म्यू होता है वेलोसिटी में, यानी कि लिनियर मास डेंसिटी होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिनियर मास डेंसिटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक वायर है, इसको बीच में क्लैंप कर रखा है। इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है और इसमें जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2.53 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव है। तो हमने ये लास्ट आर्टिकल में आपको करा दिया है आज, तो ठीक है ना। आपके 11th सिलेबस में केवल यही है, दोनों तरफ क्लैंप वाला, ठीक है ना। अदर एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, तो जनरल में ध्यान रखें और इजीली निकल आते हैं। तो आपको फंडामेंटल पता होगा, बीच में ये नोड बनेगा, या एंटी नोड या एंटी नोड। अगर इसकी लेंथ L है तो वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो है वो λ/2 हो गई, एंटी नोड से एंटी नोड तक। तो लेंथ L को हमने λ/2 के इक्वल कर लिया, इससे लैम्डा निकालने 2L, ठीक। और V ये न्यू इज इक्वल टू V अपान लैम्डा हो गया, V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा। वेलोसिटी पूछी है तो न्यू लैम्डा लिख लें, और न्यू आपको गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आपने 2L निकाल दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेलोसिटी आपकी निकल आएगी। तो अगर बेसिक भी आपको मालूम है कि ये कैसे निकाला जाए कि बीच में नोड बनता है, यहाँ एंटी नोड बनता है, लेंथ λ/2 के इक्वल होगा, तो तब भी आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज के लेक्चर में आपको जो स्ट्रिंग से अटैच था, दोनों तरफ फिक्स हो स्ट्रिंग, या एक तरफ रॉड होगा वो स्ट्रिंग नहीं होगी, और ये अब सेंटर में हो उसको भी डिस्कशन करा दिया, ट्यूनिंग फॉर्क बता दिया, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल बता दिए। बाकी न्यूमेरिकल वेव्स के जो हैं वो पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल का डालेंगे लेक्चर, उसमें इनका हम फिर डिटेल में और न्यूमेरिकल डालेंगे। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप प्रिपेयर करें।